प्रज्ञा को हराकर वापस आता है, ठीक उसी वक्त स्वराज ग्रह से काफी दूर एक दूसरे सौमंडल के एक ग्रह में एक आदमी जो बदन पर बिना कुछ ज्यादा पहने 0 डिग्री में तपस्या की मुद्रा बनाकर बैठा था। अचानक ही उसकी आंखें खुलती है और फिर ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इस वक्त कोई भी अगर उस आदमी को देखता तो उसे वो कोई आसमान से आया हुआ फरिश्ता प्रतीत होता। तभी वो अपने आप से बोलता है, त्रिकाल तुम्हारा काल आ गया है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन आराम से दर्शकों की भीड़ में बैठा अपनी तारीफें सुन रहा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर भी एक मीठी मुस्कान आ जाती है। आर्यन के मैदान से अचानक गायब होने के बाद एग्जामिनर्स ने उस मुकाबले को रद्द कर दिया था और जैसे ही वो लोग प्रज्ञा को पकड़ने उसके पास जाते कि उससे पहले वो काले धुएं में वहां से गायब हो गई थी। उसके बाद बहुत से मुकाबले हुए पर आर्यन और राजकुमारी के मुकाबले के बाद उन्हें अब बाकी मुकाबले बोरिंग से लगने लग रहे थे। तभी कुछ मुकाबले होने के बाद बारी रुद्र नाम के एक लड़के की आती है, जो कि आर्यन के साथ ही स्वराजपुर के मैजिशियन हॉल से आया था। वही रुद्र के सामने एक मासूम सी दिखने वाली लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर रुद्र के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ जाती है। इसी बीच मुकाबला शुरू होने की घंटी भी बज जाती है और जैसे ही रुद्र आगे बढ़ने लगता है, तभी अचानक से उसके सामने खड़ी लड़की अपनी जगह से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से रुद्र के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वो जल्दी से अपने आसपास देखने लगता है। पर तभी अचानक से वो लड़की रुद्र के ऊपर से आकर उसके गले पर एक खंजर रख देती है, जो कि बहुत से नागों के जहर में डूबा हुआ था। अचानक ही अपने गले पर उस खंजर को देखकर रुद्र घबराने लगता है और वो हार मान लेता है। इतनी जल्दी मुकाबले को खत्म होता देख उस लड़की के मैजिशियन हॉल के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र का घमंड पूरी तरह चूर चूर हो गया था और वो बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप मैदान से बाहर चले जाता है। वहीं दूसरी ओर अंजलि के चेहरे पर एक शिकन दिखाई देने लगती है, क्या आर्यन को मारने के लिए एक महादेव को भेजा है। तभी उसके सामने दिखता होलोग्राम, जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की का था, वो अंजलि की ओर देखते हुए बोलती है, हाँ, और हमें जल्द से जल्द आर्यन को दूसरी दुनिया में लाना होगा। उस होलोग्राम वाली लड़की की बात सुनकर अंजलि कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन मुकाबला खत्म होने के बाद बिना राजकुमारी से ज्यादा बात किए चुपचाप अपने उस पैलेस में चले जाता है, जहां वो अभी रहते थे। अभी वो अपने रूम में बैठा अपनी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है कि उसे अचानक ही धरती हिलती हुई महसूस होने लगती है। धीरे धीरे वो कंपन इतना बढ़ जाता है कि उस महल की दीवारों पर भी दरारें पड़ने लगती है। तभी किसी तरह आर्यन राजकुमारी समेत बाकी सभी को बाहर ले आता है। बाहर आते ही अपने सामने का नजारा देखकर वो दंग रह जाते हैं। उनके सामने इस वक्त आसमान में एक बहुत बड़ा छेद दिख रहा था। अभी वो आसमान में छेद को लेकर परेशान हो ही रहे थे कि तभी उन्हें अचानक उस छेद से एक हाथ निकलता हुआ महसूस होता है। इतना बड़ा हाथ, आखिर ये किसका हाथ है? उस हाथ को देखते हुए एक आदमी बोलता है, कहीं दूसरी दुनिया के देवताओं ने हम पर हमला तो नहीं दिया। एक दूसरा आदमी उस हाथ को देखते हुए कहता है। वो हाथ इतना बड़ा था कि स्वराजपुर में बैठे अंजलि, सना और आर्यन के भाई बहन भी उसे देख पा रहे थे। तभी मायरा सना को देखती हुई पूछती है, सना दीदी, ये इतना बड़ा हाथ किसका है? कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है ना? मायरा की बात सुनकर सना एक पल के लिए चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे क्या जवाब दूं, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था।